प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट पढ़ना है। उद्घोषणा और कुर्की, ठीक है। उद्घोषणा और कुर्की क्या होती है, यानी कि चैप्टर हमारा ये है कि प्रेशर बनाना है किसी व्यक्ति पर कि न्यायालय के समक्ष उसके अटेंडेंस को सुनिश्चित कराया जा सके। उसके लिए समन आपने पढ़ा, इन्फॉर्मेशन देना, वारंट आपने पढ़ा, बेलेबल और नॉन बेलेबल, यानी कि गंभीर रूप से आप उनको बताइए, ठीक है। नॉन बेलेबल है तो अरेस्ट करके लाइए, बेलेबल है तो वो सिक्योरिटी बॉन्ड आदि जो है निष्पादित करें, एग्जीक्यूट करें, फिर आप उसके बिहाफ पर मानिए कि अब ये आ ही जाएंगे। फिर भी नहीं होता है, ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट दो और कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। उद्घोषणा की जा सकेगी और साथ ही साथ कुर्की भी की जा सकेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, इसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इस पर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। प्रोक्लेमेशन में कुछ लीगल टेक्निकल इशूज हैं, उसे अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो उनको भी पढ़ते समय उन बातों पर भी ध्यान देना है कि कोई शब्द हम लोग व्यवहारिक तौर पे बहुत से शब्दों को बोल देते हैं, उन शब्दों की वैल्यू क्या है, बोले जाने की वैल्यू क्या है, साथ ही साथ इस बात की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि वास्तविक रूप में हो क्या रहा है। अगर उस बात को नहीं ध्यान देंगे तो आंसर गलत होने की संभावना हो जाएगी प्रीलिम्स में भी, और अगर आप गलत शब्दों को यूज करते हुए लिख डालते हैं तब भी गलती हो जाएगी, ठीक। और जानते हैं कि हाँ इस बात पर ध्यान देना है तो नो डाउट नंबर मिलना ही मिलना है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे जो भी चीज़ें हों। तो देखते हैं सेक्शन 82 क्या कहता है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, ठीक है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये हेडलाइन में बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी कि जो उद्घोषणा हो रही है वो किसके लिए हो रही है, फरार व्यक्ति के लिए हो रही है। और अब इस फरार व्यक्ति, ये फरार व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, फरार व्यक्ति किसे माना जाता है, तो इसको इस तरीके से भी कह देते हैं कि सूचना के बावजूद, ठीक है, सूचना प्राप्त है उसे, उसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहा हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखे रहिएगा कि फरार व्यक्ति कौन है। फरार मतलब सामान्य तौर पर भाग गया, तो भाग गया में लोकल ज्यूरिसडिक्शन से भाग गया, डिस्ट्रिक्ट से भाग गया, स्टेट से भाग गया, कंट्री से भाग गया, सब अपनी जगह की बात है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 82 किस बात की चर्चा कर रहा है कि जिसको इन्फॉर्मेशन हो कि हमें फला तारीख को फला समय कोर्ट के समक्ष हाजिर होना है, फिर भी ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन में मौजूद है, फिर भी न्यायालय में अपनी अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं करा रहा है, बच रहा है उससे, हम न्यायालय कोर्ट नहीं जाएंगे, इस बात से बच रहा है। ये है 82 में, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। अब क्या है, ठीक है, कैसे, जो ये एक बात ध्यान रखने के साथ फिर हम वेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, अगर इसमें कमी हो जाती है,
इसमें कमी हो जाती है इस लाइन में कि वो भाग गया मतलब सिंगल डायमेंशनल, आप जान रहे हैं कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन से भाग गया तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। उससे बेहतर है जानना कि न्यायालय में अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं करा रहा है, वो भगोड़ा हो गया। ठीक है, न्यायालय सही समय पर सही तारीख को नहीं पहुंच रहा है, बच रहा है, ठीक है, तब उसको उसी बेसिक कैटेगरी में ही भाग गया मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद चाहे वो भाग जाए, देश छोड़ दे, वो अपनी जगह की बात है, लेकिन न्यूनतम शुरुआत मात्र बचने से हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अब बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग आते हैं। क्या कहा गया है कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है, ठीक है, एनी पर्सन, ये फरार व्यक्ति कौन है? कोई व्यक्ति है, एनी पर्सन, ठीक। इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, उनके लिए स्पष्ट तौर पर लिखा गया है व्हेदर टेकिंग आफ्टर टेकिंग एविडेंस आर नॉट, साक्ष्य लिया गया हो या नहीं, दोनों कंडीशनों में उसका एविडेंस हो चुका है, दोबारा बुलाया जा रहा है उस समय भी, और पहली बार ही बुलाया जा रहा है कि एविडेंस लिया जा सके, इंक्वायरी की जा सके, ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके, उस दौरान भी दोनों कैटेगरी की बात कही जा रही है। स्पष्ट तौर पे बेयर एक्ट में लिखा गया है, चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, ठीक है, अगर कोर्ट को क्या हो जाए, ठीक है, एक विश्वास हो जाए, रीजन टू बिलीव हो, ठीक है, इसके लिए कोर्ट को क्या हो, रीजन टू बिलीव। किस बात की बिलीव, ठीक है, किस बात का विश्वास हो, किस बात के कौन से कारण का विश्वास हो, ठीक है, तो वो बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कि वारंट जारी किया गया है। ठीक है, वारंट इशू है, वारंट जारी किया जा चुका है, ठीक है, उसके विरुद्ध। ठीक, अब वारंट जारी है, उसके बाद, ठीक है, absconded or is concealing himself, ठीक है, कंसीलिंग हिमसेल्फ यानी कि फरार हो गया है या अपने को छिपा हो रहा है। फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, दोनों कंडीशन में। और इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक, ये जो वारंट है, ठीक है, इसको इस कारण से, फरार हो जाने या छिपाए जाने के कारण से, सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता। ठीक, गंभीरता बढ़ गई, एक गंभीर आदेश जारी किया गया, वारंट जारी किया गया ले आने के लिए, लेकिन वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सक रहा है। या तो वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन छोड़कर भाग गया है, या ऐसा छिपा रहा है कि वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सक रहा है। तब क्या करेगा, ठीक है, तब क्या करेगा, जब इस बात से विश्वास हो जाए कि ऐसा हो चुका है, इतने के बाद, यानी अगर वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है तब, बात को समझिएगा, वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है तब, जब तक
समन और वारंट से काम चल रहा है, कभी भी प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट में कोई कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वारंट से काम ही नहीं चल रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सक रहा है, तब क्या करेंगे? रिटन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या किया जाएगा? लिखित उद्घोषणा जारी की जाएगी, रिटन प्रोक्लेमेशन किया जाएगा। और इस उद्घोषणा में, ठीक है, टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम कितना दिया जाएगा? ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज, ठीक है, नॉट लेस देन 30 डेज। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिनों से कम का नहीं होगा। 30 दिनों के बाद उसको बताया जाएगा एक उद्घोषणा के माध्यम से कि फला दिन फला तारीख को आपकी हाजिरी कोर्ट में होनी चाहिए, ऐसा आप प्रयास करिए, ठीक है। इस बात की उद्घोषणा की जा रही है, ठीक। यानी कि फरार व्यक्ति उसी को मान लिया जाएगा जो बच रहा हो, फिर भी फरार हो जाए तो और गंभीर बात है, लेकिन अगर बच रहा है तो बेसिक लेवल यहीं से मान लिया जाएगा, ठीक। और उसका चाहे एविडेंस लिया गया हो या ना लिया गया हो, किसी भी स्तर पर यह कार्यवाही हो सकती है। अगर मजिस्ट्रेट को बिलीव है, विश्वास है, कारण सहित विश्वास है, किस बात का विश्वास है? कि वारंट इशू है। ये बात कैसे पता चलेगी कि वो बच रहा है? वारंट इशू है और वो फरार या अपने आप को छिपा रहा है, इस प्रकार छिपा रहा है कि वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता, तो प्रोक्लेमेशन, रिटन प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया जाएगा, लिखित उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी और कम से कम 30 दिनों के बाद की डेट बताई जाएगी उस उद्घोषणा में, जब उसकी हाजिरी सुनिश्चित करानी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। अब बात आई, जब ये उद्घोषणा जारी हो गई, तो इस उद्घोषणा का किस किस प्रकार से फॉलोअप दिया जाएगा, कैसे इसे कंप्लायंस में लाया जाएगा, कैसे इसे पब्लिश किया जाएगा, सारे तरीके हैं, यानी प्रोसीजर्स हैं। उन प्रोसीजर से भी प्रश्न बनते हैं, तो किस प्रकार से इस उद्घोषणा की सूचना वहां तक पहुंचाई जाए, किस प्रकार से प्रकाशन उसका किया जाए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। यानी यहाँ तक पहले बिलीव करे, सेटिस्फाई हो मजिस्ट्रेट, फिर अगली कार्यवाही जब रिटन प्रोक्लेमेशन जारी हो जाएगा तब क्या किया जाएगा? रिटन प्रोक्लेमेशन का पब्लिशमेंट होगा, ठीक है। सब सेक्शन 2 में होगा, लेकिन सब सेक्शन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। पब्लिशमेंट किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, उसमें 2 पार्ट हैं। रीड, पढ़ा जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा है एफिक्स करना, चस्पा कर दिया जाना, ठीक है। एफिक्स करना, चस्पा कर दिया जाना, ठीक। डुग्गी उग्गी पीटी जाती है, जानते हैं, उद्घोषणा में, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो रीड मतलब वही होता है कि किसी ऐसे स्थान पर, अभी कंडीशंस आएंगी, जहाँ पर उस व्यक्ति के संबंधित लोग हों, रह रहा हो, ठीक है, और इस टाइप का जो है स्थान हो, वहाँ पर डुग्गी उग्गी पीटी जाएगी ताकि लोग बाग इकट्ठा हो जाएं, फिर उसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि इनके विरुद्ध उद्घोषणा की गई है। तो जिनको भी उसके बारे में जानकारी मिले, किसी से भी मिले, तो उनको सूचना पहुंचा दें, ऐसी कुछ चर्चा होगी, ठीक है, ऐसी कुछ चर्चा होगी। तो रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, एफिक्स किया जाएगा, यानी कि चस्पा किया जाएगा, ठीक। कहाँ पर, ठीक है, सम कॉन्सिपियस
प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज, ठीक है, जिस गांव में, ठीक है, रहता है, जिस जगह पर रहता है, ठीक, और ये दोनों जगहों पर लागू होगी यह बात, ये दोनों जगहों पर लागू होगी, मामूली तौर पर निवास करता है, मामूली तौर पर निवास करता है, ठीक है, वहीं पर पढ़ा जाएगा, वहीं पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और कैसा, कैसा प्लस इसके साथ भी है, क्या है साथ में, सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा, सहज दृश्य स्थान हो, सहज स्थान हो, भीड़ इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ रहे, वैसे स्थान पर उसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का यही कहता है कि पढ़ा जाएगा, ठीक है, सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिडाइज, ठीक है। अब एफिक्स करना है, उसके लिए भी पहला नियम यही है, ठीक है, जहां पर मामूली तौर पर निवास करता है उसके सहज दृश्य स्थान पर एफिक्स कर दिया जाए। और दूसरा नियम एफिक्स करने का क्या है, वो है कोर्ट का जो सहज दृश्य स्थान हो, ठीक है, जो कोर्ट का सहज दृश्य स्थान हो वहां पर, ठीक है, चस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, ठीक है, चस्पा कर दिया जाएगा। प्लस इस पब्लिशमेंट में एक और बात भी जोड़ी गई, यह दो काम तो अनिवार्य है, ठीक है, तीन काम, पढ़ा जाए और दो जगहों पर चिपकाया जाए, ठीक है, दो जगहों पर चिपकाया जाए, ठीक है, यह दो काम तो, तीन काम बहुत जरूरी है, साथ ही साथ, ठीक है, लोकल डेली न्यूज़पेपर, अगर ठीक है, कोर्ट को लगता है, उचित समझता है, तो लोकल डेली न्यूज़पेपर, लोकल मतलब जिस स्थान पर, कोर्ट का लोकल नहीं, जिस स्थान पर उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो रह रहा है, अपने को छिपा रहा है, सामान्य जो स्थान जानकारी में आया है, उस स्थान पर लोकल डेली न्यूज़पेपर में भी उसको पब्लिश किया जा सकता है। ये कोर्ट अगर उचित समझे तब यह तीन काम, पढ़ना और दो जगहों पर चिपकाना, यह कंपलसरी है। यह अगर कोर्ट उचित समझे तो, उचित समझे तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, यह एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, ठीक। अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बात आती है प्री और मेंस दोनों की, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में पहुंचना है, निश्चित समय निश्चित तारीख को कोर्ट में उपस्थिति उसकी अनिवार्य है, इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में किसकी, ठीक है, निश्चायक सबूत के रूप में किसकी उपधारणा की गई है, ठीक है, किसका प्रिजम्पशन किया गया है। क्या समन और वारंट में
निश्चायक सबूत की शब्द की चर्चा है? नहीं है, नहीं है। लेकिन स्पष्ट तौर पर बता, देखिए समन में क्या हुआ, समन एग्जीक्यूट हुआ तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी पर साइन मिलता है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, ठीक। वारंट एग्जीक्यूट हुआ तो यदि बेलेबल वारंट है तो उसने बॉन्ड एंड सिक्योरिटी एग्जीक्यूट की है, उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है। नॉन बेलेबल वारंट है तो अरेस्ट करके लाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल प्रमाणित है। लेकिन यहाँ पर मामला 50-50 हो सकता था। कोई भी व्यक्ति कह सकता था कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं पता है। एक और चस्पा करके आए, दूसरी ओर किसी ने फाड़ दिया या उसने स्वयं ही फाड़ दिया। अब बात आई क्या माना जाए, तो उसके लिए थर्ड पार्ट स्पष्ट तौर पर कहता है, ठीक है, अगर प्रोक्लेमेशन इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्यूली, ठीक है, एग्जीक्यूट किया जाता है तो क्या होगा, पब्लिश किया जाता है तो क्या होगा, यह कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में माना जाएगा कि उसे इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, ये एक स्पेशल बात है। कई बार सतही तौर पर पढ़ते समय हम आगे निकल जाते हैं, प्रश्न में अचानक पूछे जाने पर कि पूछा जाए कि किसको निश्चायक सबूत के रूप में लिखा गया है, ठीक है, या इसके संबंध में कैसी उपधारणा की जाएगी, ठीक है, मे प्रिज्यूम्ड, सेल प्रिज्यूम्ड या कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में। तो देखिए प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ ये एविडेंस का मैटर है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन सीआरपीसी का मैटर है, दोनों को मिलाकर के एक बात बन रही है। और 82 के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि यह पब्लिशमेंट, ठीक है, अगर ड्यूली पब्लिश है, ठीक है, अगर यह ड्यूली पब्लिश्ड है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निश्चायक सबूत होगा इस बात का कि उसे सूचना प्राप्त हो गई है। ठीक है, अनुपालन अगर सही तरीके से सम्यक रूप से प्रकाशन किया गया है तो माना जाएगा कि उसके लिए अनुपालन कर दिया गया है, सूचना उसे प्राप्त हो गई है। अब बचें, ठीक है, अब बचें, पता चलेगा। ठीक, तो एक इस शब्द पर ध्यान, मैंने कहा क्या था शुरुआत में कि कुछ टेक्निकल शब्द हैं सिंपल, लेकिन अगर आपसे मिस होते हैं तो नंबर दोनों जगहों पर कटेगा। आज की डेट में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही पार्ट्स को चुन चुनकर लगातार पूछा जा रहा है कि हम प्रोक्लेमेशन पढ़े हुए हैं फिर भी हमसे गलती हो जाती है, क्यों गलती हो जाती है, ऐसे शब्दों को चुनकर पूछा जा रहा है। अब वो जमाना गया, या अगर ऐसा प्रश्न आता है कि प्रोक्लेमेशन कहाँ होगा, सेक्शन 82 में होगा, तो ये आप ही के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, सबका सही होगा। लेकिन जब ये पूछा जाता है तो कुछ लोगों का सही होता है। ठीक, इसी तरह एक और इशू भी है, इसी तरह एक और इशू भी है, वो इशू है फोर्थ, सब सेक्शन फोर्थ में, ठीक है, क्या है क्या नहीं, जो कि 2005 में जोड़ा गया, अंतः स्थापित किया गया। ठीक, सब सेक्शन 4 क्या कहता है, सब सेक्शन 4 क्या कहता है। ये जो उद्घोषणा हो रही है 82 में, जो अभी तक प्रोसीजर आपने पढ़ा है, वो किस व्यक्ति के लिए पढ़ा है, क्या इस उद्घोषणा का प्रभाव, क्या इस उद्घोषणा का, प्रोक्लेमेशन का प्रभाव उसे अपराधी बना देगा, उस व्यक्ति को, बताइए, उस व्यक्ति को अपराधी बना देगा। देखिए उद्घोषणा, हाँ बात समझिएगा, कई बार मैं भी बोलता रहता हूं, वांटेड चस्पा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या यहां तक जो प्रोसीजर है इसमें पोस्टर वांटेड वाला चस्पा होगा? नहीं होगा। वांटेड वाला चस्पा होने की व्यवस्था अब हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है
कि कुछ बातें तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ बातें पढ़ रहा हूँ। आईपीसी के कुछ गंभीर सेक्शंस हैं, गंभीर अपराधों से जुड़े हुए सेक्शन हैं, 302, 304, 364, 367, 382, इस तरीके से तमाम सेक्शन हैं 460 तक। अगर इससे संबंधित है, ठीक है, आईपीसी के इन गंभीर धाराओं से संबंधित व्यक्ति है, अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उन सेक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा, कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में कि कौन कौन से सेक्शन लिखे हैं और उनमें कौन कौन से अपराध हैं, उनका दंड किसका दिया जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा, गंभीरता का अंदाजा आपको लग जाएगा। तो इस ऐसे अपराधों का कोई एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड को, ठीक है, अगर सब सेक्शन 4 में लिखी धाराओं का जो एक्यूज्ड पर्सन है, ठीक, ये फेल हो जाता है, ठीक है, ये फेल टू अपीयर है, असफल हो गया, ठीक है, असफल हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक, फेल होने के बाद इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है, न्यायालय करता है, पुलिस अधिकारी नहीं करता है, ठीक है। इंक्वायरी की जाएगी और इसके बाद अगर थिंग्स फिट, उचित समझता है न्यायालय, तो वो क्या करेगा, वो प्रोनाउंस हिम, क्या प्रोनाउंस करेगा, क्या कहेगा उसको, ठीक है, प्रोक्लेम्ड अफेंडर। प्रोक्लेम्ड अफेंडर उसको प्रकट करेगा और डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। अब आप देखिए कितनी गंभीर बात है, दो प्रॉपर शब्द यूज होते हैं, ठीक है। एक्यूज्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, अभियुक्त। अभियुक्त को जब तक ट्रायल पूरा ना हो तब तक निर्दोष माना जाता है, यही है। अभियुक्त का जब तक ट्रायल पूरा ना हो तब तक निर्दोष माना जाता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, और ट्रायल पूरा होने के बाद यदि वो दोषी पाया जाता है तब उसे अपराधी घोषित करके उसे दंड दिया जा सकता है, ठीक है, दिया जाता है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि अभियुक्त के बारे में प्रोक्लेमेशन हुई, रिटर्न प्रोक्लेमेशन हुई, लिखित उद्घोषणा हुई, ठीक, और जिस मामले का अभियुक्त है वो आईपीसी की गंभीर धाराएं हैं, 302 जैसी गंभीर धाराओं में, 304 जैसी, 460 जैसी गंभीर धाराओं में वो व्यक्ति क्या है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति अपेक्षित की जा रही है, बार बार सूचना पहुंचाई जा रही है, समन भेजा गया, वारंट भेजा गया, उद्घोषणा की गई, सब कुछ किया गया, फिर भी वो फेल हो गया अपीयर होने में, उपस्थित होने में वो फेल हो जाता है, तो उसका परिणाम क्या निकल करके आता है, न्यायालय द्वारा इंक्वायरी की जाती है उस फेल्योर की और उसका रियल रिलेशनशिप क्या है, इंक्वायरी की जाएगी, और अगर वो उचित समझता है तो उस गंभीर अपराध के अभियुक्त को, ठीक है, क्या प्रोनाउंस कर सकता है, प्रोक्लेम्ड अफेंडर प्रोनाउंस कर सकता है, उद्घोषित अपराधी, ठीक है, अभियुक्त से क्या बना दिया गया, अपराधी बना दिया गया, और वांटेड वाले मामले के चस्पा हो जाएगा, ठीक है। तो अपराधी सब सेक्शन 4 में बनता है। सब सेक्शन 4 से पहले जितनी भी बातें हैं वो किसके लिए हैं, एक्यूज्ड के लिए हैं, अभियुक्त के लिए हैं।
तो दूसरा, पहला टेक्निकल इशू कंक्लूसिव प्रूफ था, पहला नहीं, पहला था कि मात्र बच रहा हो, अपने को छिपा रहा हो, उतने भर से ही उद्घोषणा जारी हो सकती है। दूसरा टेक्निकल इशू है कि एक कंक्लूसिव प्रूफ है, अगर उसी अनुक्रम में, जिस अनुक्रम में लिखा है, पब्लिशमेंट कर दिया जाए। और तीसरा आपका टेक्निकल पॉइंट है कि एक एक्यूज्ड को बिना उपस्थित हुए न्यायालय में अपराधी कोर्ट कहां पर उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है? सेक्शन 82 के 4th पार्ट में उसे अपराधी के रूप में उद्घोषित किया जा सकता है। अगर न्यायालय फिर उसके फेल होने के बाद इंक्वायरी करती है और ऐसा फिट समझती है, उचित समझती है, तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा प्रोक्लेम्ड अफेंडर, और इसकी डिक्लेरेशन प्रभाव की घोषणा कर दी जाएगी कि यह अपराधी है। और ऐसा हर मामले में नहीं होगा, उसके लिए गंभीर धाराओं की शर्तें लिखी हुई हैं सब सेक्शन 4 में, जैसे 302, 304, ये सब धाराएं, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उन मामलों का अगर कोई भी अभियुक्त है और उद्घोषणा भी एग्जीक्यूट ना कर पाए उसके ऊपर कि वो हाजिर हो जाए, तो उसे अपराधी घोषित किया जा सकेगा और वांटेड वाला पोस्टर बढ़िया बड़ा बड़ा लगा दिया जाएगा कि इस उद्घोषित अपराधी को। तो सेक्शन 41 में कहीं पढ़े थे प्रोक्लेम्ड अफेंडर, सेक्शन 41 में विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पुलिस अधिकारी को अधिकार होता है, प्रोक्लेम्ड अफेंडर को होता है कि नहीं? ठीक है, तो यही वाला प्रोक्लेम्ड अफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, जिसे विदाउट वारंट सेक्शन 41 में अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर द्वारा, और सेक्शन 43 में अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी प्राइवेट पर्सन द्वारा। यही तो पढ़े हैं, ठीक है। तो ये अगर आप अपने लिखते समय या अचानक प्रीलिम्स में यहां सबसे ऑप्शन बनाता है, तो सबसे बड़े कंफ्यूजन का पॉइंट होता है कि हम पढ़ने को तो पढ़ गए, ठीक है, 82 पढ़ गए, उद्घोषणा होती है, रीड की जाएगी, फिक्स किया जाएगा, तो पढ़ लिए तो सभी तो पढ़ के जा रहे हैं, फिर भी क्यों गलत हो रहा है सेक्शन 82 का? क्वेश्चन जब यहां से आता है, कंक्लूसिव प्रूफ से आता है, प्रोक्लेम्ड अफेंडर के मायने को पूछता है, तो अगर बात को नहीं समझ रहे हैं गलती हो जाएगी। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रख कर के चलना है, तब आप प्रोक्लेमेशन की बात को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसी से रिलेटेड एक बात अटैचमेंट में लिखी हुई है, ठीक है, कि प्रोक्लेमेशन के साथ ही साथ अटैचमेंट भी जारी हो, ठीक है, यह बात वहां पर लिखी है, ठीक। उसके अलावा सारी बातें 82 में लिखी हुई हैं, प्रोक्लेमेशन से संबंधित कौन कौन से रूल रेगुलेशंस को आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो इन पर ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 83, ठीक है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, ठीक है, फरार व्यक्ति की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की आवश्यकता कब पड़ जाएगी? उसकी व्यवस्था दी गई है सेक्शन 83 में, ठीक है, इसकी व्यवस्था कहाँ है? सेक्शन 83 में है। अब बात आती है, थोड़ी सी बात आती है, ये कुर्की के संबंध में मार्केट में बड़ी गलतफहमी रहती है, इस कुर्की के संबंध में मार्केट में बड़ी गलतफहमी रहती है, ठीक है। तो क्या गलतफहमी रहती है, कैसे रहती है? तो उसका कारण परिणाम कुछ और है, ठीक है। लोगों को रहता है कि अगर अटैचमेंट हो गया, कुर्की हो गई तो संपत्ति चली गई, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। कुर्की का जो प्रोसीजर है वो प्रेशर क्रिएट करने का प्रोसीजर है। आपकी संपत्ति आपको बिलोंग नहीं करेगी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अटैचमेंट एक प्रेशर बनाने की कोशिश होती है कि एक प्रेशर बनाया जाए, ठीक है, ताकि उस व्यक्ति को जो फरार है न्यायालय में उपस्थित कराया जा सके, ट्रायल के प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जा सके और जस्टिस किया जा सके, ठीक है, न्याय किया जा सके, ठीक। तो उसके पर्पज से कुर्की होती है। यह न समझिएगा, क्योंकि बहुत तरह से लोगों की बातें आती हैं कि कुर्की हो गई, अटैचमेंट हो गया,
तो जो मार्केट में लोगों की जानकारी है, लोगों के पास बात है, उनके हिसाब से यही होता है कि कुर्की हो गई मतलब अब संपत्ति गई, सारी सेवा समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए है कि अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो आपकी संपत्ति भी आपकी नहीं रह जाएगी। फिलहाल तो उपयोग उपभोग के अधिकार को रोका गया है, बात समझिएगा, ठीक है। उपयोग उपभोग के अधिकार को रोका गया है, ठीक है। अगर आप नहीं सुधरे, बात नहीं मानेंगे, तो आपका जो संक्रमण करने का हित होता है, ठीक है, ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, वो परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उसे नीलाम कर दिया जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। यानी कि कुर्की के बाद भी एक प्रक्रिया बची रहती है। तो इस बात को दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में गलती से, जानते हैं आप लोग, मैं ये जानता हूँ, लेकिन फिर भी गलती से ये नहीं आना चाहिए कि अटैचमेंट हो गया तो सेवा समाप्त होगी। नहीं, ऐसी बात अगर आएगी तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखे रहिएगा, ठीक।